हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त है, शानदार है और जबरदस्त है बेटा जी। आज बात करने वाला हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में। बहुत ही इजी सा चैप्टर है बेटा, बहुत सिंपल है। ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हमने ये लॉन्च करी है, ये सारे उन बच्चों के लिए जो तो रिवीजन करना चाहते हैं, एक बार पढ़कर आए हैं, या फिर जिनको कंसेप्ट पे कमांड बनानी है। यस, यहां पर मैं बेसिक्स हर चैप्टर के क्लियर करूंगा। बेसिक्स पढ़ाने के साथ साथ उनके ऊपर में आने वाले डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। इससे आपका ये चैप्टर पे कमांड भी आ जाएगा, रिवीजन भी आ जाएगा। और जो बच्चे मेरे पेड बैच में हैं उनको पता है कि यार मैं एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि अच्छे लेवल के होते हैं वो मैं देने वाला हूं, या वो मैं दे रहा हूं। संपूर्ण वय हो, संपूर्ण हमारा 2.0 का बच्चा हो, चाहे वो हमारा बच्चा हो अपना फास्ट ट्रैक का, उनके लिए एडिशनल प्रैक्टिस होगी, है ना। बट ये पर्टिकुलर सेशंस हमने डिजाइन करे हैं, चाहे आप कहीं से भी हो, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के हो या आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली हो, उन सारे बच्चों के लिए डिजाइन करें ताकि वो सारे बच्चे या तो रिवाइज करना चाहते हैं या एग्जामिनेशन से पहले चाहते हैं कि मैं हर चीज को एक बार देख कर जाऊं, हर टाइप के क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करके जाऊं, ताकि एक बार भी मुझे सोचना ना पड़े कि भाई ये क्वेश्चन में करना क्या था और वो टाइम वेस्ट ना हो। ये पर्टिकुलर हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज इसी तरीके से डिजाइन करी गई है फॉर पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथ्स एलआर एंड स्टैट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र चलाएंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है? देखो, सिंपल भाषा में रेशियो होता है दो टर्म्स का कंपेयर करना। अगर मैंने आपके लिए एक टर्म लिख दी ए, एक टर्म लिख दी मैंने आपके लिए बी, तो मैं ए से बी का अगर कंपैरिजन कर रहा हूं, मैंने बोला जैसे कि यहां पर मैंने लिखा कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो मैं 2 से 3 का अगर कंपैरिजन कर रहा हूं तो मैं यहां पर उसके लिए डबल डॉट लगा सकता हूं। तो ये ए रेशियो बी लिखने का मतलब है कि मैं ए और बी को कंपेयर कर रहा हूं, और कंपैरिजन के लिए मैंने यहां पर ये डबल डॉट लगाई है। और ये डबल डॉट जो होती है ये रेशियो की डॉट्स है। ये किसकी डॉट है भैया? यही रेशियो की डॉट है, यही समझा रहा है कि ये रेशियो है। इस चीज को मैं चाहूं एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसे 2/3, ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। इसको भी अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं a/b, ठीक है। ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ओके, बट रेशियो में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इन दोनों नंबर्स बोल दो या फिर इन दोनों क्वांटिटीज बोल दो, इनका यूनिट सेम होना चाहिए और ये सेम काइंड की होनी चाहिए। मतलब मैं यहां पर ये नहीं बोल सकता कि यार एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम को मैं कंपेयर करना चाहता हूं एक डब्बे से, कोई लॉजिक नहीं है। अरे ये तो ईयरफोन्स है और ये क्या है? ये खाली बॉक्स है ना, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। सो कह रहे हैं कि कंपैरिजन लाइक एप्पल टू एप्पल का कंपैरिजन होता है। बोलते हैं ना कि भाई एप्पल का सैमसंग से कोई कंपैरिजन नहीं है ना। यस, सो वो वाली चीज की बात कर रहे हैं, वो सेम काइंड का मतलब है। अब बात आती है सेम यूनिट के अंदर में। सेम यूनिट का मतलब क्या है? सेम यूनिट का मतलब होता है कि भाई आप अगर बात कर रहे हो किलोग्राम से किलोग्राम के अंदर में, तो कंपैरिजन हो सकता है। अगर आप बोल रहे हो कि किलोग्राम से मुझे ग्राम में कंपैरिजन करना है, तो कह रहे हैं ऐसे कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। यस, सेम काइंड को और थोड़ा अच्छे से बताऊं तो मतलब हम गैसेस को लिक्विड से कंपेयर नहीं करते, लिक्विड को सॉलिड को। ये बोलने की बात है कि एप्पल का सैमसंग नहीं कर सकते, तो मुझे बोलोगे बाद में, इसलिए मैं पहले क्लियर करता हूं, कर सकते हो कंपैरिजन, वो दोनों ही फोन है। इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भैया हम बोलते हैं ऐसा, यस, कि भैया हम यहां पर आप लोगों का कंपैरिजन अगर करना चाहते हैं वो सेम काइंड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं दूध का कंपैरिजन करने जा रहा हूं 1 किलो सेब से, कोई लॉजिक नहीं बनेगा। पहली बात तो दूध हमारा लीटर में मापा जाता है, वो 1 लीटर हो जाएगा। लीटर को मैं हमेशा कंपेयर करना चाहूंगा तो वो लीटर में ही कंपेयर करूंगा। अगर मान लो मैं दूध एमएल में माप रहा हूं तो मैं उसको भी दूसरी चीज लूंगा, वो एमएल वाली ही होनी चाहिए। एमएल मतलब मिलीलीटर, मतलब मैं जूस माप सकता हूं, पानी माप सकता हूं, बट मैं वहां पर सेब नहीं माप सकता। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, सो ये है कि आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब ए एंड बी जो ये दो लिखे हैं हमने सिग्निफाई करने के लिए, इसको बताने के लिए कि भाई ये रेशियो होता है जिसमें दो चीजें हैं ए और बी। ये ए और बी को बोला जाता है टर्म्स ऑफ द रेशियो। क्या बोलते हैं भैया? टर्म्स ऑफ द रेशियो। ठीक है, ए ए पहले आया है तो इसको हमने बोल दिया
फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो। क्या बोल दिया? फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो। बी सेकंड नंबर पे आया तो इसको हमने बोल दिया सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो। ठीक है, ए को हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं और बी को हम यहां पर कॉन्जीक्वेंट भी बोलते हैं। एंटीसीडेंट और कॉन्जीक्वेंट भी बोलते हैं। यस, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? एंटीसीडेंट भी बोलते हैं और कॉन्जीक्वेंट भी बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको एक ये रेशियो लिखा हुआ है, ये एक रेशियो लिखा हुआ है कि भैया मुझे बताओ यहाँ पे 15:17 लिखा है, तो फटाफट से कमेंट में मुझे बताओ 15 मेरा एंटीसीडेंट है या कॉन्जिक्वेंट है? 15 मेरा क्या है, एंटीसीडेंट है या कॉन्जिक्वेंट है? ऑप्शन आएगा, व्हाट इज 15 इन द 15:2? एंटीसीडेंट, कॉन्जिक्वेंट, नन ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक करोगे? ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ। yes, obviously will tick on 15 as a antecedent. Now, रेशियो में किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले रेशियो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब, मान लो मैंने एक रेशियो लिखा है 2:3, मैं 2:3 को ये नहीं बोल सकता कि भैया ये 3:2 के बराबर है, मतलब मैंने फर्स्ट को सेकंड बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया, ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है। सो ऑर्डर का मतलब क्या है कि हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। मतलब 2:3 क्या हो गया भाई? 2:3 हो गया मेरा 2/3, और 3:2 क्या हो गया? 3/2। अरे ये बराबर कैसे हो गया? ये अगर डेसिमल में निकालोगे 0.66 आएगा और 3/2 1.55 आएगा, तो बराबर किसी हाल में हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, क्लियर है? टू कंपेयर टू रेशियोज हमें उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि भैया जैसे मान लो मैंने एक रेशियो लिखा यहाँ पे 8/5, यहाँ पे मैंने एक रेशियो लिखा आपका, यस, यहाँ पे मैंने एक रेशियो लिखा आपका, लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 6/, क्या लिखे यहाँ पे 6/7 लिख दिया। अब यहां पर ये बोल रहा है इक्विवेलेंट ये रेशियो तब होंगे जब बेटा ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये रेशियो को मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया, ये रेशियो क्या है? ये वाला है, और ये रेशियो क्या है मेरा? ये वाला है। सो यहां पे बोलूं डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए या सेकंड टर्म सेम होनी चाहिए? तो डिनोमिनेटर सेम या सेकंड टर्म सेम करने के लिए हम बोलते हैं कि भैया 5 और 7 जो ये टर्म्स दिख रही है सेकंड टर्म दोनों की, इनका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? अरे भैया कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर के अंदर में डायरेक्टली एलसीएम जो होता है वो इनका मल्टीप्लीकेशन ही हो जाता है। तो कह रहे हैं कि आप सेकंड टर्म को दोनों में 35 बना दो, तो मतलब 8:5 क्या है मेरे पास टर्म? 8:5, 8:5, और मेरे पास में क्या है भैया दूसरी टर्म 6:7। इन दोनों को मुझे क्या करना है? सेकंड टर्म को 35 बनाना है। अब 35 कैसे बनाया जाता है? अरे कैसे बनाएंगे? कह रहे इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो, बट यहां पर रेशियो बोलता है कि भाई अगर आप एक रेशियो की एक टर्म को मल्टीप्लाई करा रहे हो तो दूसरे को भी कराना पड़ेगा, अदरवाइज वो रेशियो बराबर नहीं कहलाएगा। तो मेरे को दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कराना है विद कितना भाई? 7। तो यहां से कितना हो गया? ये हो गया मेरा 7 × 8 56, और यहां हो गया ये 35। यहां पे भी किया सेम काम, यहां पे भी करो। यहां पे क्या करेंगे? अब इसको 35 बनाने के लिए, इसको 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, हाँ सर, तो कह रहे हैं यहां भी 5 से, तो ये हो जाएगा 30:35। अब देखो सेकंड टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, तो कह रहा है यस नाउ कंपैरिजन कैन बी डन। कैसे कंपैरिजन? कह रहा है अगर आपकी दोनों टर्म सेम आ जाती हैं, सेकंड वाली सेकंड टर्म दोनों रेशियो की सेम आ जाती हैं, तो जिस भी रेशियो की फर्स्ट टर्म बड़ी होगी वो पर्टिकुलर रेशियो आपका बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म किसकी बड़ी आ रही है? 56, यस, पहले वाले की। तो मेरा 56:35, मतलब कि हमारा 8:5 बड़ा रेशियो कहलाएगा। दूसरा सिंपल तरीका बताऊं? कह रहा बड़ा सिंपल है, देखो ये 8/5 है और दूसरा है 6/7। कह रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो 8 × 7 कितना हो गया? 56, और 5 × 6 30। कह रहा है जोन सा बड़ा है वो रेशियो बड़ा है, जोन सा बड़ा है वो रेशियो बड़ा है। तो रेशियो कौन सा बड़ा आया मेरा?
कौन सा बड़ा है भाई मेरा? ऑब्वियसली 56 बढ़ाया तो 8:5 बड़ा हो गया। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी सीखना है, कंसेप्ट भी सीखना है, दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ अब अगेन ये बात मैं बता चुका हूं कि किसी भी रेशियो को, यही पे समझाया कि किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो दोनों टर्म्स होनी चाहिए, तभी वो रेशियो बराबर रहेगा, अदरवाइज वो रेशियो सेम नहीं रहेगा। तो मतलब अगर मैं चाहूं 2:3 को अगर मैं यहां पर इसको दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये 4 कितना बन गया 6। तो कह रहा है ये दोनों रेशियो सेम माने जाएंगे, इनको मैं अलग नहीं कर सकता। हाँ, बट 2:3 के अंदर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है जो मल्टीप्लाई हो रखा है। जैसे यहाँ पे 4 और 6 में भाई दोनों 2 के टेबल पे आ रहे हैं, जबकि इसमें कोई भी नहीं आ रहा एक्सेप्ट 1। तो जब भी हमारा कॉमन मल्टीप्लाइंग 1 के अलावा कुछ और ना बचे, तो इसको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं जी? सिंपलेस्ट फॉर्म। यस। सो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मुझे बताओ यहां पर 16:20 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, तो देखते हैं कौन बता पाएगा। 16:20 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, कौन बता पाएगा? 16:20 की भाई दोनों सर हमारा 4 के टेबल पे आ रहा है। जैसे ये मल्टीप्लाई हो सकता है किसी भी नंबर से, वैसे ये डिवाइड हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कराएंगे या मल्टीप्लाई कराएंगे चलेगा। तो ये कह रहा है दोनों 4 के टेबल पे आ रहा है, डिवाइड करा दिया, तो क्या बचा? 4:5। अब इन नंबर में क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो कॉमन मल्टीप्लायर है? क्या इसके कोई ऐसा फैक्टर है जो कि दोनों में सेम आ रहा है एक्सेप्ट 1? नो सर। तो 4:5 हमारा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है? यस। और आगे बढ़ते हैं रेशियो के अंदर में। यस, एक चीज को ध्यान रखना, अगर मुझे किसी भी रेशियो, किसी भी एक चीज है, कोई सामान है, जैसे कि आपने बोला कि मेरे पास के अंदर में यस 5 MI के फोन है ना। आजकल MI यूज नहीं करता, सब आईफोन वाले बनते जा रहे हैं, बट मान लेते हैं MI, वो चाइनीज Xiaomi कंपनी है, उसकी बात कर रहा हूं। 5 MI के फोन है, उसमें से हमारे भाई बंधु मतलब दोस्त मित्र जो होते हैं, कह रहे हैं वो हमसे उधारी पे कुछ फोन मांग के चले गए। अब मेरे फोन घट गए हैं, क्या हो गए? डिक्रीज हो गए हैं बाय द रेशियो ऑफ 3:5। तो बताओ मेरे कितने फोन बचे? मतलब पहले मेरे पास 5 फोन थे, अब मेरे पास क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है, यस, इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो आपको बताना है कितने फोन बचे। तो जब भी ऐसा होगा ना, डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, तो जो ये रेशियो होगा इसको बोलेंगे हम फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। क्या बोलेंगे मेरे बेटा? फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। और हम कहेंगे जो हमारी ओल्ड क्वांटिटी है, ओल्ड क्वांटिटी कितनी है? 5, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपका इस रेशियो से। बट कैसे मल्टीप्लाई करना है? कह रहा है जब भी डिक्रीज होगा तो आपका छोटा नंबर ऊपर आएगा फ्रैक्शन में, और जो बड़ा नंबर है वो नीचे में आएगा। मतलब न्यूमरेटर में छोटा नंबर और बड़ा नंबर नीचे आएगा, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया? 3 हो गया, है ना। 1:28 से। और अगर आपका इंक्रीज होगा, मान लो वो बोलता है कि यार मेरे पास 3 आईफोन थे, मेरे कुछ फ्रेंड इंडिया से बाहर रहते थे और वो जब आए वो भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मेरे लिए आईफोन ले आए, तो मेरे पास में अब जो है इंक्रीज हो गया है इन द रेशियो ऑफ 3:5। मेरे पास में इंक्रीज हो गए हैं नंबर ऑफ आईफोन्स इन द रेशियो ऑफ 3:5। गुरप्रीत सर जैसे कुछ दोस्त है, अभी गुरप्रीत सर दुबई वगैरह ट्रेवल करते हैं भाई, अमीर इंसान है वो, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे बोला है, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कि सर मैं दुबई जा रहा हूँ, आपके लिए बताओ कुछ लाना है। तो मुझे पता है मेरे प्रिय मित्र मेरे लिए भी आईफोन लेकर आएंगे, उनके पास तो है, हमारे लिए भी लेकर आएंगे, ऐसा लगता है मुझे। बट मेरे पास 3 नहीं है, हमारे पास एक भी आईफोन नहीं है, हम गरीबों वाला फोन चला रहे हैं। यस, देख लो भाई, हमारे पास आईफोन नहीं है, कहीं बाद में बोले, ठीक है। चलो ओके। सो यहां पर हमारा क्या होगा? जब भी इंक्रीज करना है तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा और छोटा नंबर नीचे जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 5। आंसर कितना हो गया भाई? 5 हो गया। सही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा रेशियो के अंदर में फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो कैसे काम करता है वो भी बता दिया। ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो और लेस इनइक्वालिटी रेशियो, ये क्या बला है? ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो बोलता है कि भाई अगर मान लो आप लोगों का रेशियो है 6:4,
और एक आपका लेस इनइक्वालिटी रेशियो के लिए मैंने बोला 4:6। तो इसका मतलब ये ग्रेटर इनइक्वालिटी है, ये लेस इनइक्वालिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे अगर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से बड़ी है, मतलब अगर A:B है तो उसमें A इज ग्रेटर देन B है, तो उसको बोलेंगे ग्रेटर देन इनइक्वालिटी रेशियो। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म 4 जो है वो कम है सेकेंड टर्म से, तो उसको बोलेंगे लेसर इनइक्वालिटी रेशियो या फिर लेस इनइक्वालिटी रेशियो। ठीक है, यस। तो अगर A:B है तो यहां पर क्या होगा, A इज लेस देन B हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लेस इनइक्वालिटी या लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। ठीक है, ओके। नाउ कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, आपको मैंने यहां पर देखो कुछ रेशियो दिया, 5:6, 7:8, 9:10। मुझे बोला गया कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा काम है। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। 5/6, 7/8, 9/10। तो कंपाउंडेड रेशियो क्या बोलता है कि भैया न्यूमरेटर जो है इसके वो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कर दो, डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दो, और जो नया रेशियो आएगा वो इनका कंपाउंडेड रेशियो बन जाएगा। तो कंपाउंडेड रेशियो इज अ रेशियो वेयर फर्स्ट टर्म इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द फर्स्ट टर्म्स प्रेजेंट एंड सेकंड टर्म इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द सेकंड टर्म प्रेजेंट। तो जो भी काट पीट सकते हो काट दो। ठीक है, जैसे यहां से ये गया कितने पे भाई, 2 पर, है ना। यहां से ये गया कितने पर भाई, ये 2 पर और ये 3 पर। तो ऊपर बचा 7 × 3 31, और नीचे बचा 2 × 8 16, 16 × 2 कितना हो गया भाई, ओए ऊपर 21 हुआ, ऊपर हो गया 21, नीचे हो गया 32, है ना। 7 × 3 21 हो गया ना, 21/32। सही है, ओके। ऐसे ही हमारे कुछ और रेशियो होते हैं, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, उसको भी देखते हैं। सो अगर मान लो मेरा एक A:B दे रखा है, इसका बोला डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या है, A²/B²। जैसे अगर मुझे 2:3 दे रखा है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है, 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 4:9। अगर मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, A³/B³, दैट इज 2³/3³, है ना, इस केस में। सो दैट इज 8:27, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। सब डुप्लीकेट क्या है, जैसे मान लो मैंने A² या A:B दे रखा है आपको, इसका सब डुप्लीकेट निकालना है। सब डुप्लीकेट क्या होगा, दोनों तरफ में हम रूट ले लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला 4:9 का सब डुप्लीकेट निकाला, तो सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 4 का रूट अलग और 9 का रूट अलग, दैट इज 2:3। सिंपल, कितना हो गया, 2:3 हो गया। नाउ सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, अगर मान लो मेरे को A:B दे रखा है और सब ट्रिप्लीकेट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट लेना है। सिंपल सिंपल से स्टेप्स है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर दे दिया 27:64। इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, कह रहा है भैया जी यहां पर इसका भी क्यूब रूट ले लेना। ठीक है, और 64 का भी क्यूब रूट। क्या होता है इनका क्यूब रूट, 27 का क्यूब किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है ना। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। और यहां पर 64 4 का क्यूब है ना। तो यहां से 3 से 3 गया, यहां से 3 से 3 गया, तो आंसर आ गया 3:4। सिंपल है भाई, यस, क्लियर है। ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में चाणक्य में समझाई है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। यहां अभी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, ये अलग तरीके से देखो, हर हर चीज को हम अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। चाणक्य का काम है, जो बच्चा कह रहा है कि नहीं भैया मैं आज से तैयारी शुरू कर रहा हूं स्क्रैच से, वो चाणक्य पढ़ ले। ठीक है, जो बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे आता है, मैंने बचपन में पढ़ा था ये सब चीजें, मैं 11वीं 12वीं में थोड़ा बहुत पढ़कर आया हूं, या वो बच्चा बोल रहा है कि मैंने कोचिंग से पढ़ा है, मैंने आप लोगों से बैच में पढ़ा है, वो हमारा यहाँ रिवाइज कर रहा है। ठीक है, जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे सेल्फ स्टडी से पढ़ रखा है, वो बच्चा यहाँ रिवाइज कर रहा है, उसका टाइम बच रहा है, उसको हम स्पीड में करा रहे हैं हल्का सा। ठीक है, यहाँ पर हम हल्का सा स्पीड में करा रहे हैं, ज्यादा नहीं, हल्का सा, सारी चीजों को इन डेप्थ लेके चल रहे हैं, बट रिवीजन प्रॉपर करा रहे हैं। ठीक है ना, रिवीजन की तरह का चल रहा है। यस, और साथ साथ में यस, जो बच्चे थोड़े से हमारे स्मार्ट हैं वो आराम से इसको फर्स्ट टाइम भी पढ़ेंगे तो इजीली कवर कर पाएंगे, टाइम भी बचाएंगे। कॉन्टिन्यूड रेशियो, कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या बोलता है, कॉन्टिन्यूड रेशियो बोलता है कि भैया अगर आपको
लेट सपोज दो टर्म से ज्यादा का रेशियो बनाना है तो उसको कॉन्टिन्यूट रेशियो बोला जाएगा। जैसे मैंने यहां पर बोला कि मेरे पास में तीन टर्म्स है ए बी और सी, इनका रेशियो कॉन्टिन्यूट रेशियो है। या फिर मेरे पास चार टर्म्स है ए बी सी और डी, तो इनका रेशियो कॉन्टिन्यूट रेशियो है। ठीक है, अब इन पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली कि मेरे पास में दो रेशियोज दे रखे हैं, मुझे इसका कॉन्टिन्यूड रेशियो बना के दिखाओ। ठीक है, 2:3 दे रखा है मतलब, और मैंने बोल दिया लेट सपोज ये A:B है, और इसी B का यूज करके B:C बनाया है। यस, और ये दे रखा है मान लो मेरा 4:5। ठीक है, तो मुझे बोला है कि A:B:C क्या होगा। सो नोटिस करो यहां पर दोनों के अंदर में B दिख रहा है, यहां भी B दिख रहा है, यहां भी B दिख रहा है दोनों में भी। यस, यहां भी B दिख रहा है, यहां भी B दिख रहा है। सो यहां पे B क्या है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म ये हो गई। यहां पे B क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म, तो B ये हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों में अगर सेम नहीं है यहां पर, जबकि यहां पे दोनों में B है, यहां पर सेम नहीं है, तो इस वाले को इस नंबर से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। बट हमने रेशियो में क्या सीखा है, कह रहा है एक टर्म को मल्टीप्लाई कराओगे तो दूसरे को भी कराना पड़ेगा, एक को मल्टीप्लाई कराओगे तो दूसरे को भी कराना पड़ेगा। तो ये हो गया 8:12 और ये हो गया मेरा 12:15। अब देखो ये दोनों टर्म सेम हो गई है, तो यस, तो मैं यहां पर इनको अब मर्ज कर सकता हूं क्योंकि दोनों सेम है। तो A:B:C कितना हो गया, 8:12:15। देखो फर्स्ट टर्म तो A है तो हमने सबसे पहले A लिखा, B है सेकंड टर्म, दोनों में 12 आ रही है, तो भैया दोनों में बराबर आ रहा है तो B को मैं मर्ज कर सकता हूँ। C क्या है मेरा, इसका सेकंड टर्म 15 आ रहा है, मैंने पुट कर दिया तीसरी जगह पे। ठीक है, सो इस प्रकार से हम करते हैं। यस, तो यहां खत्म होता है मेरा बेटा रेशियो का कंसेप्ट। ये रेशियो के कंसेप्ट पे आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे इसके ऊपर में बन रहे हैं। चलिए बेटा शुरू करें फिर। आइए, बेसिक क्वेश्चंस है, एक बार रिवीजन के लिए आइए देखते हैं। हाँ जी भाई, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या उत्तर आएगा, फटाक से बता दो बेटा, फटाक से फटाक से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि भैया रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7, अगर कॉन्सिक्वेंट है इनवर्स रेशियो का अगर 5, तो इसका एंटीसीडेंट क्या होगा, इसका एंटीसीडेंट क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है तो क्या उत्तर आएगा भाई। इसका उत्तर आएगा, देखो अगर 5 इसका इनवर्स रेशियो का, इनवर्स रेशियो क्या होता है, अरे सर ये तो बताया नहीं, बता देता हूं। देखो 5:7 दे रखा है, तो इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा, याद रखना। 5:7 दे रखा है, इसका इनवर्स हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगी और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बन जाएगी। तो इसका इनवर्स रेशियो होगा 7:5। अब ये बोल रहा है इसके इनवर्स का अगर कॉन्सिक्वेंट 5 है, तो याद रखना अगर ये 5 है तो ये क्या रहेगा, इसका एंटीसीडेंट 7 रहेगा। ठीक है, अगर मान लो यहां पर ये बोलता 5:7 का इनवर्स किया है, ठीक है, 5:7 का इनवर्स किया है, तो ये 7:5 बना है। अब ये बोलता कि इसका इनवर्स रेशियो का कॉन्सिक्वेंट 15 है, तो यहां पर तो 5 दे रखा है, 15 कैसे होगा सर, इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअल में यहां पर ये 3 से मल्टीप्लाइड वैल्यू है, क्योंकि हमने रेशियो में लिखा है और क्योंकि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो यहां पर इसने 15 का जो 3 है और 21 का जो 3 होगा वो हटा दिया है। तो एक्चुअल टर्म क्या थी, 5×3, और वहीं पे इसकी फर्स्ट टर्म या इसका एंटीसेडेंट हो जाएगा 21। तो ये रेशियो क्या बन जाता, 21:15, जिसमें एंटीसीडेंट हो जाता है 21 और कॉन्सिक्वेंट 15। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। जल्दी से बताओ क्या होगा। कह रहा है 2:3 को 2/3 लिख सकता हूं, 9:4 को 9/4, इसको 5/6 और इसको 8/10 लिखा जा सकता है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करा दूं तो इसका ये कंपाउंडेड रेशियो बन जाएगा। ठीक है, सारे यहां पर इसका मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो यहां पे 4 से गया 2 पर, ठीक है, और यहां से ये 5 पे गया 2 पर, ठीक है, ये यहां पर 6 से ये गया ये 3 पर और ये 2 पर, ठीक है, ये 3 से 3 पर गया, ये 2 से इस पे गया 4 पे, और यहां से ये 2 पे गया 2 से,
ये 2 से 2 गया, तो ऊपर में भी क्या बचा, 1 बचा हर जगह पर, है ना। नीचे में भी क्या बचेगा, सब कुछ कट पिट के 1 बचेगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है, नीचे में 1 इंटू 1 1 1 होता है, तो आंसर विल बी ए ऑप्शन। ये सारे क्वेश्चन आईसीआई के करा रहा हूँ भाई। आईसीआई का मतलब क्या है कि एग्जाम में भी इसी टाइप का कुछ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फंसा हुआ है, कह रहा है रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7 क्या होगा। सो कंपाउंडेड किसका करना है, 4:9 का एज इट इज, डुप्लीकेट ऑफ दिस, डुप्लीकेट का मतलब 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, तो मतलब 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, एंड 9:7, एंड 9:7 का मतलब क्या है, इसका ट्रिप्लीकेट नहीं करना, इसको एज इट इज ही लेना है, ठीक है। सो मुझे इनका कंपाउंडेड निकालना, तो 4:9 को मैं 4/9 लिख दूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9/16, है ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, और ये 9/7, ठीक है। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, ये हमारी यहां पर 2 पे गया, ठीक है, और ये यहां पे हमारा 3 पर गया, ठीक है जी, ये यहां पर जी 2 पर गया। सो कुछ बच रहा है क्या, कुछ बच रहा है क्या, एक बार चेक कर ले, कुछ बच रहा है क्या, मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ बच रहा है, बच रहा है क्या, एक बार देखना यार। रेशियो कंपाउंड किया गया है हमारा 4:9, 3:4 का डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट इसका, और ये, हाँ, तो क्या बच रहा है ऊपर में 2 और नीचे में 3 इंटू 7 21, तो यही बच रहा है बस, है ना। मतलब कुछ कटना नहीं बच रहा था, मैं ये बोल रहा हूं कुछ कटना बच रहा है क्या, नहीं सर, तो आंसर क्या होगा मेरा 2:21। चलो, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हर वेराइटी के क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा अगर A:B 3:4 है तो वैल्यू ऑफ 2A प्लस 3B:3A+4B, ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसे करेंगे इसको। कह रहे यहां पर जब भी ऐसा लिखा हो ना, ये बोल लेना कि भाई फर्स्ट टर्म जो है ये 3 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो मान लो मैंने K मल्टीप्लाई करा दिया, और यही सेम K मल्टीप्लाई कराया हमने B में, B क्या वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो वो हमारा B का एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सो अगर A:B 3:4 है तो मैं A को 3K और B को 4K मान सकता हूं, कह रहे इसको पुट कर दे, तो यहां से होगा 2 इंटू 3K प्लस 3 इंटू 4K, रेशियो 3 इंटू 3K प्लस 4 इंटू 4K, कितना बन गया देखना, तो ये हो गया मेरा 2 इंटू 3 6K, ये हो गया मेरा 12K, ठीक है। यहां पर 9K प्लस में 16K, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 18K रेशियो का, यहां से हो गया मेरा 25K। सो आंसर क्या आता दिख रहा है अपने को, देखो अब यहां पर K क्या है, दोनों में कॉमन है, मैं यहां पर अगर इसको K से डिवाइड कराऊं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करा सकते हो, तो आंसर क्या होगा मेरा 18:25। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर इसको डायरेक्टली 3 4 पुट कर देंगे, आंसर सेम आ जाएगा, बट लॉजिकली वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 2 नंबर है रेशियो में 2:3। बेटा अगर आप मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे स्मार्ट हैं, कितने बच्चे एकदम रेडी हैं एग्जाम के लिए, और कितने बच्चों को ये लग रहा है कि यार ये वाली चीज तो मेरी रह गई थी, वो भी मुझे बताना, ठीक है। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल होगा यार, मैं बच्चों का क्या हेल्प कर रहा हूं, मुझे पता चलेगा, और वैसे ही मैं आपके लिए आगे भी प्लान कर पाऊंगा, है ना। यस, फिर मैं लेवल इंक्रीज या डिक्रीज उस हिसाब से कर पाऊंगा। चलो यस, आप बताना कि भाई सर मजा आ रहा है, रिवीजन हो रही है, टेंशन खत्म हो रही है, ये भी बताना। सर मुझे इसके साथ क्या एक्स्ट्रा चाहिए वो भी बताना, कि सर ये तो है ही है, ये भी करा देते तो और सोने पे सुहागा। अब ये मत बोलना कि सर मुझे पूरी की पूरी ऐसे सॉल्व करा था, वो तो भाई यूट्यूब पे ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है इस टाइम पर, है ना। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें करवा रहे हैं, वो भी करवाएंगे इन फ्यूचर, बट अभी ये है, ठीक है, क्लियर है। इसी के अंदर बताना इस सीरीज में आपको क्या लगता है, परफेक्ट है या कुछ, है ना, 19 20 का अंतर चाहिए, बताना, ठीक है। 2 नंबर का रेशियो 2:3 है, अगर 4 सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5, तो नंबर क्या होंगे, ठीक है, बताओ। 2 नंबर का रेशियो 2:3 है, सो हमने क्या बोला, जब भी ऐसा लिखा होगा इसको क्या बोल लेंगे, पहली टर्म 2K है और दूसरी टर्म 3K है, पहली टर्म 2K है, दूसरी टर्म 3K है, यस।
अगर दोनों टर्म में से कह रहा है 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मतलब ये बोल रहा है कि भैया दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, यहां पे भी 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब ये 2k-4 रेशियो 3k-4 हमारा हो गया है बराबर 3:5 के। देख लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एक एक लाइन को तोड़ के पढ़ा। भाई दो नंबर का रेशियो 2:3 है, अभी बताया कि एक को k से मल्टीप्लाई करो और दूसरे को k से मल्टीप्लाई कराओ, वो टर्म्स बन जाएगी। अब बोल रहे दोनों में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो नया रेशियो 3:5 आ जाता है। तो वही जो बोला गया था वो हमने इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट कर दिया। अब इसको अगर मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ हमारा क्या जी, फ्रैक्शन, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी, तो हम ऐसे जब भी होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2k-5 से मल्टीप्लाई हुआ, 2k-4 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और वैसे ही 3 हमारा 3k-4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2k इंटू 5 10k हो गया, यहां से ये 20 हो गया, ये यहां से 9k हो गया और यहां से ये 12 हो गया, ठीक है। 20 उठा के उधर ले गया, 9k उठा के इधर ले आया, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, तो k की वैल्यू यहां से 8 आ गई है। तो टर्म्स क्या बनी मेरी, टर्म्स क्या बनी मेरी, a की वैल्यू 2k थी, तो ये हो गई 2 इंटू 8 विच इज 16, और b की वैल्यू मेरी 3k थी, तो दैट इज 3 इंटू 8 दैट इज 24। तो टर्म्स क्या हो गई मेरी 16 और 24, है ना। तो आंसर क्या गया 16:24 है, ठीक है। ओके, एक काम और भी हो सकता था, आप क्या करते हैं, ये 2k और 3k टर्म्स थी ना मेरी, रेशो 2:3 था, है ना। सो आप क्या करते हैं 4 से माइनस करके देख सकते थे कि क्या हमारा आंसर 3:5 आएगा। मतलब मैं 4 में से 4 माइनस करता और यहाँ 6 में से 4 माइनस करता, क्या ये 3/5 के इक्वल होता? नो सर, ये भाई ऊपर वाला तो 0 है। सेम यहाँ से 4 माइनस करता और मैं नीचे में से भी 3 में से भी 4 माइनस करता, तो कितना हो गया -2/-1 हो गया, क्या ये 3/5 के इक्वल आता? नो सर। तो इसको बोलते हैं गो बाय चॉइस। बट क्या ऊपर वाले में आ रहा है, क्या ऊपर वाले में आ रहा है, देख लेते हैं। देखो भाई, तो इसको बोलते हैं गो बाय चॉइसेस, शॉर्ट में बोलता हूं मैं इसको GBC। यहां पर आ रहा है ये 3/5 के इक्वल आ रहा है, यस। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ट्राइंगल के एंगल्स जो है वो 2:7:11 में है, तो एंगल्स क्या होंगे, समझो। 2:7:11, पहली बात आपको आंसर देख के पता चल जाएगा कौन सा आंसर आपको 2:7:11 में है। मतलब अगर मैं इनको डिवाइड कराऊं सेम नंबर से, तो मेरा 2:7:11 में आना चाहिए। तो भाई अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। क्या मैं इसको कंपेयर करूं तो ये 2:7:11 बन रहा है? नो सर। यहां पे भी अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं, यस, तो ये मेरा 3:7:8 बन जाएगा। 10 से डिवाइड करा है, नहीं बन रहा। अब ये सारे किसकी टेबल के दिख रहे हैं भाई, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है 9 की टेबल का, ये 9 की टेबल का, 9 की टेबल का। तो मैं इसको अगर सबको 9 से डिवाइड कराऊं, करा सकता हूँ सेम नंबर से, है ना। तो 18/9 2 बन गया, ये 7 बन गया और ये 11 बन गया। क्या रेशियो 2:7:11 आ रहा है? यस सर। तो आंसर यहां से ही कंप्लीट हो गया था। अगर आप चाहते हो इसको दूसरे मेथड से भी सोल्व करना डिटेल में, तो वो भी बताता हूं। अगेन मेरे को अगर ये दे रखा है तो मैं मान के चलूंगा मेरी पहली टर्म 2k है, दूसरी टर्म 7k है और तीसरी टर्म 11k है। ये एंगल्स है। हमें ट्राइंगल की एक और खूबी बताए कि भाई सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो मतलब इन सबका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। सो कितना होगा ये 20k इज इक्वल टू 180। तो k की वैल्यू 9 आ गई है। तो पहला एंगल क्या था 2k, दैट इज 2 इंटू 9 18। दूसरा एंगल कितना था भाई 7k, दैट इज 7 इंटू 9 63। और तीसरा एंगल कितना था 11k, दैट इज 11 इंटू 9 99। अब दोनों में से कोई भी अप्रोच ले सकते हो, मैंने आपको दोनों अप्रोच समझा दिए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर मैं 324 रुपए डिवीजन ऑफ 324 करूं बिटवीन एक्स एंड वाई इन रेशियो 11:7, तो एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है 324 रुपए दो जनता में बांटे गए हैं, एक्स और वाई, ठीक है। किस रेशियो में, हमारा 11:7 में, ठीक है। सो
324 अगर दो में बांटे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, इन दोनों का जितना भी वैल्यू होगा उन दोनों का जोड़ कितना होगा, 324। अब क्योंकि हमारे को बोल रहा है कि x रेशो 5 11 रेशो 7 के इक्वल है, तो मैं बोलूंगा एक ही काम करना है। x को मानेंगे 11 इंटू मान लो k है, और y को मानेंगे वो 7 इंटू k है ना। पहली टर्म 11 इंटू k, दूसरी टर्म सेकेंड नंबर इंटू k है। पुट कर दिया 11k, पुट कर दिया 11k, ठीक है, प्लस 7k इज इक्वल टू 324, दैट इज इक्वल टू 18k इज इक्वल टू 324, ठीक है। दैट मीन्स k इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 324 बाय 18 विच इज 18। सो हमारी टर्म्स कितनी आ गई हैं, 11 इंटू 18 और 7 इंटू 18, ये हो गया 198, और ये कितना हो गया भाई, दिस विल बी 112। सही है, चेक कर लो, यस चेक कर लो, 112 ही होगा ना, एक बार देख लूँ मैं, यस मुझे कम लग रहा है कुछ, वो 56 होता है ना, 56 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया जाए, हाँ 126 आएगा। तो इन दोनों का जोड़ ये बन रहा है 324, ये देखो 8 और 6 4 होता है, जोड़ देखो, जोड़ ये बनना चाहिए ना इनका, और यहाँ पर 2 और यहाँ 3, सही है एकदम। तो 198 और हमारा 126 आंसर आ रहा है, 198 और 126, तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यस 10% चांस होते हैं कि नन ऑफ दीज आंसर हो, 90% नहीं होते बट 10% चांस होते हैं क्या आंसर हो, नन ऑफ दीज, तो याद रखना है। कह रहे अगर रेशियो दो नंबर का 7 रेशियो 10 दे रखा है और उनका डिफरेंस दे रखा है 105, तो नंबर क्या है मेरे भाई, ठीक है। दो नंबर का रेशियो 7 रेशियो 10 है, ठीक है, तो मान लेते हैं पहला नंबर अगेन 7k है, दूसरा नंबर 10k है, ठीक है। इन दोनों नंबर का डिफरेंस, अब हमेशा कॉमन सेंस से समझना कि भाई बड़े नंबर में छोटा माइनस करते हैं, मान लेते हैं k पॉजिटिव होगा, क्योंकि सारे नंबर मुझे ऑप्शन में पॉजिटिव दे रखे हैं, तो अगर k पॉजिटिव होगा तो बड़ा कौन सा हो गया, जिससे बड़ा मल्टीप्लाई करा रखा है, बड़ा क्या है 10, उसमें से छोटा माइनस करेंगे, है ना, तो क्या बोल रहा है डिफरेंस 105 है, तो मतलब क्या हो गया यहां से 3k की वैल्यू 105, k की वैल्यू 105 बटा 3, दैट इज 35। तो पहला नंबर क्या हो गया मेरा 7 इंटू 35, दूसरा नंबर 10 इंटू 35, दिस इज व्हाट 245 एंड दिस इज 350, आंसर इज सी, ठीक है। यस देखो डिफरेंस तो इनमें साफ साफ दिख रहा था, हर एक के अंदर में ही हमारा क्या आ रहा है 105 का, तो वैसे ही वो काम ना करती ट्रिक, है ना। मेरे को ट्रिक चाहिए थी रेशियो वाली, तो हमने बोला भैया जितनी देर में इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे उतनी देर में तो ये पूरा का पूरा सॉल्व ही हो जाएगा, तो ये आपको जज करना पड़ता है कि क्या बेटर वे बन सकता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा अगर P रेशियो Q हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो है ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो Q माइनस एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सो अगर P माइनस एक्स स्क्वायर और बाय में Q माइनस एक्स स्क्वायर सब डुप्लीकेट रेशियो है P बाय Q का, तो मतलब अगर मैं इनका रूट ले लूं तो ये क्या होगा P बाय Q बनेगा, ठीक है। तो P बाय Q क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस है, तो मतलब इसका रूट ले लो तो आंसर में क्या मिलेगा मेरे को P बाय Q, ठीक है। इसको इधर भी लिख सकता हूँ, तो इसका ये आंसर क्या बन जाएगा, किसके इक्वल है, P रेशियो Q, P रेशियो Q मतलब P बाय Q है फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। कह रहा है यहां पर ऊपर में रूट वाली टर्म का स्क्वायर यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी रूट वाली टर्म का स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन है, बता दिए पहले से ही, ऐसा क्वेश्चन ये एग्जाम में थोड़े से जो अच्छे लेवल के होते हैं ना उस पर देता है। तो यहां से क्या बन गया, ये बन गया मेरा p माइनस एक्स स्क्वायर बाय में q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो ये क्या हो जाएगा, कह रहा है क्यू स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, तो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर, यस, और यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्यू स्क्वायर पी से मल्टीप्लाई को मैं क्यू स्क्वायर पी लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई में इसको क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, पी स्क्वायर क्यू से मल्टीप्लाई में पी स्क्वायर क्यू लिख लेता हूँ, और इसको मैं पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ,
ये वाली टर्म इधर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाली, और बाकी दूसरे वाली बिना एक्स स्क्वायर वाली दूसरी टर्म, बिकॉज मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ, तो नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यस, तो ये बन गया ये, और यहां पर ये उठ के इधर आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पर देखो, इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां पर देखो मेरे को दोनों में पी दिख रहा है, कह रहा है पी अलग कर दो। ठीक है, दोनों में क्यू भी दिख रहा है, कह रहा है क्यू भी अलग कर दो। अब अगर मैं इसमें से एक पी हटा दूं और क्यू हटा दूं, तो पी एक हटा दिया तो एक पी बचा, और क्यू बाहर आ गया तो छोड़ दिया, तो मतलब पी स्क्वायर क्यू को मैं पी क्यू इंटू पी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं पी क्यू कॉमन लिया तो पी बाहर आ गया, यहां क्यू स्क्वायर का एक क्यू बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, क्यू बच जाएगा, लिख सकता हूं। नाउ अब यहां पर एक्स स्क्वायर क्या हो गया मेरा, पी क्यू बाय में पी माइनस क्यू बाय में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को उसी तरीके से पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू लिख सकता हूं। यहां से दोनों टर्म सेम है, कट गया। अब मान के चल रहा है इसमें कि भैया पी और क्यू बराबर नहीं होगी तभी कट सकता है, क्योंकि अदरवाइज वो 0/0 की फॉर्म बना लेगा। तो एक्स स्क्वायर क्या बन गया मेरा बेटा, पी क्यू बाय पी प्लस क्यू। ये हमारा क्वेश्चन, इसको बोलता हूं मैं गुरप्रीत बाबा वंश क्वेश्चन, है ना। यस, है ना भाई, तेजस्वी का क्वेश्चन है थोड़ा। यस, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो रिड्यूस करता है ये 1:4 में। ठीक है, कह रहा है कोई ऐसा नंबर मान लो आपने x मान लिया। ठीक है, कह रहा है इन दोनों के अंदर में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, मतलब ये बोल रहा है कि भैया मैं 19 में से भी x को माइनस कर दूं, 31 में से भी x को माइनस कर दूं, तो वो 1/4 बनाना चाहिए। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, यस। ठीक है, बट मैं बोलूंगा सॉल्व करने से बेटर है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट को सॉल्व करने से बेटर है गो बाय चॉइस से चला जाए, उसमें आराम से पता चलेगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये किया, मैंने x की जगह 15 डाला। ठीक है, मैंने x की जगह पे 15 डाला, गो बाय चॉइसेस, x की वैल्यूज डाल ली है। ठीक है, तो पहले मैं ए ऑप्शन डाला 15, x की वैल्यू 15, तो 19 माइनस 15 बाय 31 माइनस 15 कितना हो गया, तो दिस इज 4/16। ले भैया यही 1/4 बन गया, तो इसका मतलब ए ही ऑप्शन है। स्टिल चेक कर लेते हैं। मैंने इसमें से 5 माइनस किया, इसमें से भी 5 माइनस किया, तो ये कितना बन गया 14, और नीचे कितना बन गया 26। क्या ये 1:4 के इक्वल होगा कभी, नहीं सर। ये देखते हैं, इसमें से 1 माइनस किया, इसमें से 1 माइनस किया, तो कितना बन गया 18/30। दोनों को 3 से डिवाइड भी करा दो तो हो गया 6/10। अगेन नॉट इक्वल टू 1/4, है ना, किसी भी हाल में 1/4 के इक्वल नहीं आ रहा। सो ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर। नन ऑफ दीज, तो देखो ऑप्शन ही नहीं बचाना, क्योंकि ए के अलावा कोई नहीं फिट कर रहा यहाँ। ठीक है, दो क्वेश्चन और देन वी विल मूव टू प्रपोर्शन। चलो, कह रहे अगर मान लो डेली अर्निंग दो इंसानों की 4:5 में, ये क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं। ठीक है, डेली अर्निंग दो इंसानों की है इन द रेशियो 4:5, और डेली एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा करते हैं वो है हमारा 7:9, और दोनों बचा लेते हैं 50 रुपए। तो बताओ यस उनकी डेली अर्निंग कितनी थी। तो पहली चीज कॉमन सेंस समझो। ठीक है, मान लेते हैं डेली अर्निंग थी, डेली अर्निंग हो जाती है यहां पर दोनों की। ठीक है, दो मान लो, एक इंसान एक्स है एक वाई है। ठीक है, तो यहां पर इनकी अर्निंग 4:5 है, तो इसको 4K मान लिया, इसको 5K मान लिया। यस, और अब यहां पर ये बोल रहा है खर्चे, खर्चे का मतलब क्या होता है एक्सपेंसेस, खर्चे का मतलब क्या होता है एक्सपेंसेस। खर्चे किसमें 7:9 में, तो मान लो 7 इंटू कोई और नंबर था जो मल्टीप्लाई किया था, m मान लेते हैं, यहां भी 9m, तो ये हमारा हो गया। अब सेविंग क्या होती है, कह रहा है अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस करोगे, तो कह रहा है दोनों में सेविंग 50-50 की है। तो ये क्वेश्चन बोल रखा है। ठीक है, सो बोल रहा है कि बताओ क्या आंसर आना चाहिए, क्या अर्निंग आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बुद्धि लगाता हूं, मुझे अर्निंग दे रखी है 4:5 में। अगर मैं यहां पे नोटिस करूं, ये 4:5 में है ना, ये देखो ये क्या है 50:40, क्या ये 4:5 में अर्निंग हुई ना, कभी भी नहीं हो सकती। ये या ये आंसर हो सकता है। अगर मैं नन ऑफ दिस को बोलता हूँ 10% चांसेस है, मैं तुक्का मारना चाहता हूँ 10% चांसेस है, तो मैं क्या करूंगा,
कह रहा मैं इस पे टिक कर दूंगा बिना सोचे समझे। कैसे, क्यों सर? अबे अगर मुझे सेविंग करनी है और यहाँ 40 रुपए दे रखा है, कह रहा है एक्सपेंसेस कुछ तो करेगा, नेगेटिव एक्सपेंस हो नहीं सकता, तो कह रहा है आंसर कभी भी 50 के इक्वल नहीं आ पाएगा अगर ये पॉजिटिव हो गया, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो आंसर ये है। ठीक है, फिर भी अगर मुझे पूरा सॉल्व करना है तो यार फिर मुझे इक्वेशन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो हम समझते हैं इक्वेशन के चैप्टर में या बचपन में पढ़ा है। तो वहां एक चीज पढ़ी है, क्रॉस यस मल्टीप्लाई करके आप एलिमिनेट कर दो। तो 9 को मैं अगर यहां पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 7 को यहां से कराऊंगा, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन बन जाएगी 9 इंटू 4 36 के, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मतलब जहां पे पूरी इक्वेशन है ना, ये को भी 9 से, ये को भी 9 से, यस 9 इंटू 7 63 के, और ये हो गया 350। ठीक है, सॉरी 9 इंटू 5 45 450। नाउ 7 को भी 5 से किया, दिस इज 35 के, यहां पे 7 को इससे किया गया, ये भी 63 के, देखो सेम बन गया, और यहां हो गया 350। कह रहे अब सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब यहां से ये जाएगा 36 के, माइनस का 35 के बचेगा। अब क्योंकि ये सेम है, देखो ऊपर वाला है -63 के, अब नीचे में साइन बदल गया है इसका, है ना, माइनस वाला प्लस में हो गया है, और यहां पर 450 में से 350 हो गया, तो भैया ये कट गया। अरे ये के क्यों लिख दिया मैंने, ये तो एम है ना, सॉरी मेरे भाई, ये एम है ना, ये क्या है मेरा एम है, ये क्या है मेरा भाई एम है ना भाई, ये तो इससे मल्टीप्लाई 7 इंटू 9 एम हो जाएगा, तो 63 एम प्लस में 63 एम हो जाएगा, कट गया। तो यहां से k की वैल्यू 100 आ गई है। तो मेरी अर्निंग क्या थी, 4k और 5k। तो अर्निंग क्या थी, 4k मींस 4 इंटू 100 दैट इज 400, और अर्निंग दूसरी थी 5k दैट इज 5 इंटू 100 दैट इज 500। समझ में आया? तो अर्निंग क्या हो गई है मेरा, सी ऑप्शन। अर्निंग क्या हो गया भैया मेरा, सी ऑप्शन। ओके, नाउ वन क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूड रेशियो अभी मैंने कराया है, एक और यहां पर दे रखा है, लेट्स डू दैट। ठीक है, मैंने कराया, ए रेशो बी मुझे दे दिया है 3:2, और बी रेशो सी दे दिया है मुझे 3:5। तो बोल रहा है ए रेशो बी रेशो सी बताना है। तो मैंने क्या बोला था, पहले चेक करो कि इसका सेकंड टर्म बी बन रहा है, तो वो 2 आ रहा है यहाँ पे, इसका ये आ रहा है 3, तो ये अलग अलग है, तो क्या करेंगे, अलग अलग है तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई दोनों तरफ में, और ये 2 दोनों तरफ में इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला 3 इंटू 3 9 रेशो 6, और यहां हो जाएगा 6 रेशो 10, दोनों में सेम आ रहा है, यस सर। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट दोनों में ए है, बी दोनों में 6 हो जाएगा, और सी 10 हो जाएगा, तो आंसर हो गया 9 रेशो 6 रेशो 10। डन है। तो रेशो का कंसेप्ट हमने यहां पे ढंग से रिवाइज कर लिया है बेटा। अब बात करने वाला हूं आप लोगों से प्रपोर्शन के बारे में। चलिए बेटा, प्रपोर्शन को अब एक बार देखते हैं कितनों को पता है प्रपोर्शन क्या है, लेट्स सी। हाँ जी भाई, तो क्या होता है प्रपोर्शन? प्रपोर्शन होता है अगर आपके पास में 4 टर्म्स दे रखी है, ए बी सी और डी, और ये जो चारों टर्म्स है ए बी सी डी, ये चारों टर्म्स को मैंने बोला ए रेशो बी बोला पहली 2 टर्म्स को, और दूसरे को बोला सी रेशो डी, मतलब इन दोनों का पहली 2 का रेशो ले लिया और अगली 2 का रेशो ले लिया, और अगर ये दोनों रेशो बराबर निकला है तो हम बोलेंगे ये चारों टर्म्स प्रपोर्शन में। तो मतलब 4 टर्म्स चाहिए मुझे, पहली 2 का रेशो और बाद वाली 2 का रेशो लिया, और अगर ये दोनों बराबर निकल कर आ गए तो इसको बोलेंगे क्या भैया हमारा, कि ये चारों प्रपोर्शन में है, ये चारों प्रपोर्शन में है। ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, बी को बोलते हैं सेकंड प्रपोर्शन, सी को बोलेंगे थर्ड प्रपोर्शन, और डी को बोलेंगे फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, सो ए बी सी डी इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन एक्सट्रीम में आ रहे हैं, मतलब किनारे में आ रहे हैं, यस, तो इसको बोलते हैं हम इसीलिए एक्सट्रीम्स। और बी और सी बीच में आ रहे हैं, तो बीच को बोलते हैं मीन। ठीक है, कह रहे हैं मीन है, मतलब ही लोग, है ना, किनारे में नहीं आना चाहते हैं, यस, मीन। ओके, हमारे घर में बट उल्टा होता था, हम ना देखो, अभी तुमको पता है कि हम यार
नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम लोग नहीं करे होगे, तुम लोगों के घर में नहीं होता होगा अब ऐसा, हमारे घर में होता, तो कोई गाँव में रहता होगा तो होता होगा। हम लोग कैसे रहते थे कि रात को ना बिजली बचाने के लिए छत पे सोते थे पूरी फैमिली, ठीक है, मैं, मम्मी, मेरा छोटा भाई, छोटी बहन, पापा, दादाजी, दादी जी। और होता कैसा सिस्टम था ना कि हम ना एक फोल्डिंग बेड्स होते हैं, ठीक है, प्लंग बोलते हैं उनको हम, यस, खाट बोलते हैं, कोई लोग कुछ बोलते हैं, यस। तो हमारे घर में हर एक के लिए एक एक बंधा हुआ था, मेरी छोटा भाई और छोटी बहन एक पे सोते थे, ठीक है। छोटा भाई मेरा बहुत छोटा था उस टाइम पे, मतलब मेरे से 8 साल छोटा है वो, तुम मुझसे थोड़ा सा बड़ा है बस वो, ठीक है। यस। सो तुमसे थोड़ा नहीं, मतलब है तुमसे 4-5 साल बड़ा होगा, यस। सो वो दोनों सबसे पहले सोएंगे, ठीक है, और फिर मैं सोऊंगा, मेरा आएगा प्लंग, फिर उसके बाद वाला आएगा क्या नाम, मम्मी का, देन पापा का, फिर दादी का, फिर दादाजी का। और सबसे पहले सोने का मतलब क्या है, जहां पे पंखा होता है ना, पंखा मतलब वहां पे ना उसको बोलते हैं फराटा, ठीक है, जिसमें बहुत तेज हवा फेंकता है, बहुत तेज, है ना, जैसे शादी वादी में देखोगे ना वैसा सा, ठीक है। एक तरफ वो लगा होगा, ठंडा मीठा मौसम होगा, है ना भाई, जब पहले ट्रैफिक नहीं होता था, गाड़ियां कम चलती थी, तो इतना गर्मी नहीं होती थी रात को बढ़िया मौसम हो जाता था। यहां से वो हवा फेंकता था, मुंह हल्की सी पतली सी चादर लेकर हम लोग आराम से सोते रहते थे पूरी रात, जब तक सुबह सूरज नहीं निकलता था। कई बार तो सूरज निकलने के बाद भी सोता रहता था मैं, मुझे गर्मी से फर्क नहीं पड़ता इसीलिए, ठीक है। सो अब हमारे में इंसान वो मीन था जो पहले सोता था, अगर मैं गलती से पहले नंबर पे सो गया तो मैं मीन बन गया। यहां उल्टा है, मेरी जिंदगी के अंदर में वहां पर क्या था, मीन वो है जो पहले पलंग पे सो जाएगा, और एक्सट्रीम एंड पे जो हमारे दादाजी सो रहे हैं वो तो यार ठीक है, बट पहले एक्सट्रीम पे जो सो रहा है वो हमारा यहाँ पर मीन भी बन जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो मेरे को एक्सट्रीम और मीन से वो याद आ गया है। चलो, सो हमने क्या बोला, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रेशियो के टर्म्स में लिखूं तो रेशियो के टर्म्स में इसको ऐसा लिखता हूं, ए रेशियो बी को ए बाय बी और सी रेशियो डी को सी बाय डी। तो ये a बाय बी अगर मेरा c बाय डी के बराबर है तो a को d से मल्टीप्लाई कराऊं, मैं अगर करा सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये मैं b को c से मल्टीप्लाई करा सकता हूं, b इंटू सी हो जाएगा। तो ये देखो a इंटू डी क्या है मेरे, a और d एक्सट्रीम्स है, और ये b और c क्या है मेरे, बीच वाली टर्म्स मीन्स है। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया। समझ में आया? यस सर, ठीक है। नाउ अगर मेरे पास तीन टर्म्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन के अंदर में है, सो अगर तीन टर्म्स हैं जो कि मेरी कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन के अंदर में है, तो उस केस में याद रखना ए रेशो बी, बी रेशो सी के इक्वल होता है। मतलब जो बीच वाली टर्म है वो दोनों जगह पर मीन का काम कर रही है, यहां पर भी और यहां पे भी, ठीक है। यस। सो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। सो यहां पर ए इंटू सी, ए इंटू सी, याद रखना, देखो यहां से इसको अगर ऐसा लिखूंगा तो ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, तो a इंटू सी किसके इक्वल हो गया, b इंटू बी। तो मतलब यहां पर स्क्वायर ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो मिडिल टर्म जो b है उसको बोलेंगे यहां पर हम मीन, और हमारा a बन जाएगा मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन या हमारा फर्स्ट एक्सट्रीम, ठीक है, और c बन जाएगा मेरा थर्ड प्रोपोर्शन या मेरा बन जाएगा ये एक्सट्रीम अगले वाला, ठीक है। क्लियर है? यहां रिलेशन क्या बन जाता है, और मीन का जो स्क्वायर है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो जाएगा। इनवर्स प्रपोर्शन, देखो इनवर्स रेशियो में क्या पढ़ा था कि भाई ए रेशियो बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड बन जाए और सेकंड टर्म फर्स्ट बन जाए। यस। अब इनवर्स प्रपोर्शन क्या बोलता है, कह रहे इनवर्स प्रपोर्शन बोलता है कि ए बाय बी जो है ना, अगर यहां पर इसका इनवर्स अगर मुझे प्रपोर्शन निकालना है तो दैट विल बी बी बाय ए। बट ये तो सेम सर इनवर्स रेशियो की तरह हो गया ये तो सेम इनवर्स रेशियो की तरह हो गया, कह रहे एक डिफरेंस है, बट ये कह रहे ये एक डिफरेंस है इन दोनों में, यहां पर ये सारों का यूनिट सेम होना चाहिए, ऑल यूनिट शुड बी सेम,
ठीक है, मतलब ये उसी का है, ऐसे कि दूध का पानी से कंपैरिजन है तो पानी का दूध से करना है, यहां पे कह रहा फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब मैं चाहूं 2/3 kg 2 किलो एप्पल बाय 3 kg ऑरेंज को कंपेयर कर सकता हूं 3 लीटर दूध बाय 2 लीटर क्या भैया पानी या जूस से, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये केजी में होना चाहिए, ठीक है, ये सेम यूनिट, ये सेम यूनिट होनी चाहिए, बट अलग अलग डिफरेंट हो सकती है, याद रखना एक हल्का सा डिफरेंस है। ऑल्दो इस पे क्वेश्चन नहीं आता बट बच्चा कंफ्यूज रहता है इस पे, बस छोटी सी चीज है, ठीक है। ओके, नाउ मेन चीज है इसकी प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज पे बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलती है देखो, अगेन पहला तो हमने देख ही लिया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। नेक्स्ट इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो क्या बोलती है भैया, अगर ए रेशियो बी को मैं फ्रैक्शन में लिखूं a बाय बी और इसको लिखूं c बाय डी, तो कह रहा है अगर ये बराबर है तो इसका इनवर्टेंडो मतलब b बाय ए कर दूं, यहां से उल्टा कर दूं, यहां से भी इसको उल्टा कर दूं तो ये भी बराबर होगा। इसका एग्जाम्पल क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, यस पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, कुछ नहीं है भैया। अगर मान लो 1/2 मेरा 2/4 के इक्वल है, तो भैया मेरा 2/1 भी 4/2 के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो है ना। ऑल्टरनेंडो कह रहा है अगर a बाय बी मेरा c बाय डी के इक्वल है तो मैं यहां पर इसका ऑल्टरनेट ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से a बाय सी भी मेरा b बाय डी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर 1/3 मेरा लेट सपोज 2/6 के इक्वल है, सो यहां पर ये बोल रहा है कि ये भी प्रपोर्शन में होगा अगर मैं इसका चेंज कर दूं, तो यहां से 1/2 भी मेरा बेटा 3/6 के इक्वल होगा। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। तो कंपोनेंडो पहले क्या बोलता है, कह रहा है कि अगर a रेशियो b मेरा c रेशियो d के इक्वल है तो इसको अगर रेशियो में लिखूं तो a बाय बी अगर मेरा c बाय डी के इक्वल है, ये b अगर मैं ऊपर में ऐड कर दूं, ये d भी इक्वल ऊपर में ऐड कर दूं, तो वो भी मेरा किस में होगा, प्रपोर्शन में होगा, ठीक है जी। तो ये बोल रहा है ये, ओके ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा यहाँ पर ये है 1/3 अगर मेरा 2/6 के इक्वल है, तो ये 3 भी अगर मैं ऊपर में ऐड कर दूं और यहाँ से मैं ये 6 भी ऊपर में ऐड कर दूं, तो ये भी हमारा प्रपोर्शन में होगा। तो दैट मीन्स 4/3 क्या हमारा ऑब्वियसली 8/6 के इक्वल आ रहा है, यस सर। तो ये चीज यहाँ पर बोल रहा है, ये चीज यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंडो, जैसे कंपोनेंडो है वैसे डिविडेंडो है कि भाई अगर मैं यहां पर a बाय बी सी बाय डी के इक्वल बोल रहा हूं, तो अब इसमें अगर मैं a में से b माइनस करके b से डिवाइड कराऊं, मतलब इसको इसमें से माइनस करके डिवाइड कराऊं सेम, और यहां पर इसको इसमें से माइनस करके डिवाइड कराऊं, तो ये हमारा ये भी इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने बोला आपका, मान लो अगर मेरा 3/2 इक्वल आता है मेरा 6/4 के, तो भैया अगर मैं 3 में से 2 माइनस करके इसको 2 से डिवाइड कराऊं और 6 में से 4 माइनस करके 4 से डिवाइड कराऊं, तो ये भी 1/2 इज इक्वल टू 2/4 भी बराबर है, यस। अब हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो को डिवाइड करा दिया, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो को डिवाइड कराया तो हमने बोला अगर a बाय बी मेरा c बाय डी के इक्वल है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं a प्लस बी बाय में a माइनस बी, ठीक है। मतलब ऊपर में कंपोनेंडो किया, नीचे में डिविडेंडो, डिविडेंडो मतलब सब्ट्रैक्ट करना, बट यहां पे सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर में, और कंपोनेंडो पहले लिखा तो मतलब ऐड पहले में, कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं ऊपर में माइनस करूंगा तो नीचे में प्लस कर दूंगा, ऊपर में प्लस करूंगा तो नीचे में माइनस, बट याद रखना जो यहां काम किया है वो यहां होना चाहिए, जो यहां किया है वो यहां होना चाहिए। मतलब यहां प्लस है तो यहां प्लस, यहां माइनस है तो यहां माइनस, ये ध्यान रखना, यहां प्लस ये माइनस, यहां माइनस ये प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों के साइन बराबर होने चाहिए, न्यूमिनेटर में अगर प्लस है तो दोनों में न्यूमिनेटर में प्लस, अगर एक में माइनस है तो दूसरे में भी माइनस करना होगा, ठीक है जी। तो सेम रूल से इसको चेक कर लेते हैं, 3/2 अगर मेरा 6/4 के इक्वल है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या बोल रहा है भाई, ऊपर में प्लस कर दिया नीचे में माइनस, तो सेम काम यहां पर भी करना पड़ेगा। याद रखना करना पहले में से दूसरा है, मतलब न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को ही ऐड और माइनस किया है तो 5/1 क्या मेरा 10/2 के बराबर आ रहा है, यस सर एकदम सही है। नेक्स्ट एडेंडो रूल, एडेंडो सब्ट्रेंडो दोनों सिमिलर टाइप के रूल है, क्या बोलता है
कह रहा है अगर ए रेशो बी, इसको मैं फ्रैक्शन में ऐसा लिख सकता हूँ, ये अगला सी रेशो डी, इसको फ्रैक्शन में ऐसा, कह रहे ये बराबर है, तो कह रहे याद रखना ये किसी और चीज के ही बराबर है, कह रहे यहां पर इन सब का एडिशन कर दो, ऐसी और भी है, मतलब फर्स्ट टर्म का एडिशन कर दिया और नीचे में सेकंड टर्म का एडिशन कर दिया, कह रहे ये भी इनके प्रपोर्शन में आएगा। इसको बोलते हैं हम एडेंडो रूल। सब्ट्रहेंडो क्या बोलता है, कह रहे भैया अगर मान लो माइनस भी कर दिया ना तब भी फर्क नहीं पड़ता साहब, कह रहा माइनस भी कर दिया तब भी फर्क नहीं पड़ता, ये बोलता है सब्ट्रहेंडो रूल। ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। ओके, क्लियर है भाई। क्वेश्चंस देखिए फिर, इसके अंदर में देखो ज्यादा है नहीं, ये क्वेश्चंस बेस्ड है, थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टीज है, आप बस क्वेश्चन देखने हैं अपने को। 12 क्वेश्चंस और कराऊंगा, 12 रेशियो के कराया, 12 मैं इसके प्रपोर्शन के बनाता हूं। ठीक है, कह रहा है नंबर जिसका रेशियो सेम होगा 26 के साथ, जैसे 6 का है 13 के साथ। तो मान लो x नंबर है तो x का रेशियो 26 के साथ सेम चाहिए, जैसे मेरा 6 के साथ 13 का आए, ये लैंग्वेज बोल रहा है। सो मतलब ये x बाय 26 प्रपोर्शन में होना चाहिए 6/13 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई समझा हमने, कह रहा है जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या आंसर आया यहां से, जल्दी से कमेंट में बताओ, विच ऑप्शन? ऑब्वियसली कोई भी नहीं आया। यस, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ना हो, तो क्या हो गया, 12 बन सकता था इसका आंसर, सी ऑप्शन, बट हमारे भैया ने नहीं दिया। ठीक है, द फोर्थ प्रपोर्शन इज व्हाट। देखो जब भी ऐसा लिखा होगा ना तो इसको मतलब फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये सेकंड है, हमेशा ऑर्डर में रहता है ये, ऑर्डर मतलब कि इसी तरीके से पहला फर्स्ट मानते हैं, दूसरा सेकंड, देन थर्ड। अगर मान लो यहां पर कुछ मिसिंग होता तो हम उस जगह पे उसको मिस कर देते, मतलब अगर बोलता है थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो इसको फर्स्ट मानते, इसको सेकंड, थर्ड मिसिंग छोड़ देते, अगला फोर्थ आता तो उसको फोर्थ मानते हैं। ठीक है, अब इसने फोर्थ पूछा है तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ को मैं एक्स मान लूंगा, तो मेरा फर्स्ट 2a है, देन a स्क्वायर है, देन c है, तो आखिरी x, तो x की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। सो यहां से इसको इससे डिवाइड कराऊं, प्रपोर्शन का मतलब क्या है, इन दोनों का रेशियो बाय में इन दोनों का रेशियो बराबर है। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अच्छा मैं अगर चाहूं ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकता हूं, ए स्क्वायर को a इंटू ए भी लिख सकता हूं, लिख लेते हैं चलो एक बार, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ देखो ये कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यहां से क्या हुआ, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी इंटू ए, एक्स क्या हो गया मेरा, एक सेकेंड भाई, हाँ x क्या हो गया मेरा, सी ए बाई 2 बोल दूं या फिर ए सी बाई 2, तो क्या आंसर आ गया मेरा, ए सी बाई 2। भाई 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ या 6 को 5 से फर्क थोड़ना पड़ेगा, तो वही चीज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रपोर्शन बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। तो मान लो मीन प्रपोर्शन ए है, मीन क्या होता है, बीच वाला। जब भी आपको दो ही टर्म्स दे रखी हो तो मतलब कॉमन सेंस से समझ लेना, तीसरी निकालनी है और प्रपोर्शन का वर्ड यूज किया तो 3 टर्म बनेंगी। 3 टर्म जब भी बनेगी तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन में, और कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन में हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, बीच वाले का जो स्क्वायर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो जाता है, पढ़ा था अभी, याद रखना है बस ये। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो गया मेरा, 12 इंटू 27, 27 इंटू 12 कैलकुलेटर से भी कर सकते हो भाई, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है ना, 27 इंटू 12, 27 इंटू 12 तो ये होगा 324, अभी चेक किया था 324 किसका स्क्वायर है, यस, तो ए क्या होगा, चलो इसको ऐसे लिख दूं 324, अच्छा एक्स और वाई का स्क्वायर दे रखा है, मैं इसका एक्स वाई का स्क्वायर कर देता हूँ। अच्छा 324 का स्क्वायर रूट क्या है ना भाई, अगर इसका स्क्वायर, ये मैं बोल रहा हूं इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाला तो बेसिकली ये चीज बन गई, 324 का स्क्वायर है 18, एक्स वाई का स्क्वायर दे रखा है तो मतलब रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बन गया ये एक्स वाई। यस, सो ये थोड़ा रूट से बाहर निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये क्या देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, मतलब मैं 18 का स्क्वायर है, ये एक्स वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका रूट लेना था तो ये क्या होगा 18xy है ना, हर एक का हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये ऐसे हो गया, दिमाग में किया बट ये कैलकुलेशन हमने ऐसा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये एक टाइप है, इसको देखना है। अब देखो ये बोल रहा है a/3 हमारा प्रपोर्शन में b/4 से, और ये है प्रपोर्शन में c/7 से।
जब भी ऐसा लिखा होगा ना तो आपको क्या करना है, आप मानोगे कि ये के इक्वल है, आप क्या मानोगे, ये के इक्वल है। तो यहां से a/3 अगर के इक्वल है तो a क्या हो गया मेरा, 3k हो गया, ठीक है। b क्या हो गया भाई मेरा, 4k हो गया, b क्या हो गया भाई मेरा, 4k हो गया। कैसे कह रहे हैं देखो, यहां से इसका मतलब क्या हो गया, मैंने a/3 को के इक्वल पुट किया, मैंने b/4 को भी के इक्वल पुट किया, और मैंने c/k को भी c/7 को भी के इक्वल पुट किया। यहां से a 3k हो गया, b 4k हो गया, और c मेरा क्या हो जाएगा देखो 7 इंटू के। कह रहे इसको पुट कर देंगे इसमें, कह रहे पुट कर दिया यहाँ पर, तो इसको पुट कर दिया यहाँ पर, दैट इज 3k प्लस 4k प्लस 7k बाय 7k, दैट इज 14k बाय 7k। तो कितना आ गया इसका वैल्यू, 2 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया भाई, 2 आ गया। सही है, यस सर। आगे अगर इसकी वैल्यू दी जाए तो बोल रहा है कि x/y क्या होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर 5x माइनस 3y बाय में 5y माइनस 3x की वैल्यू 3/4 दी है, तो बताओ xy क्या होगा। ये देखो पूरा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, कह रहे इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 4 इंटू 5x माइनस 3y, और यहां पर 3 इंटू 5y माइनस 3x, 4 इंटू 5 20x माइनस का 12y, 15y माइनस का 9x, x वाली टर्म इधर और y वाली उधर, तो 20 इंटू 9 20 प्लस में रुक जाओ 20x प्लस में 9x, और यहां से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे भाई, 5 इंटू 4, ठीक है, और यहां से 12 एकदम सही है, ये तो सही बनाया मैंने, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, या तो बुक में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ से 15y प्लस में 12y, देखते हैं क्या हो गया, 29x प्लस में 27y, इसीलिए लग रही थी गड़बड़, समझ में आया? तो देखो अगर मैं y को यहाँ से डिवाइड करा दूं और 29 को वहां पे लेके जाऊं, है ना, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से x/y मुझे क्या दिख रहा है, 27/29। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो कमेंट में बताना, मेरा आंसर ये आता दिख रहा है मुझे। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, स्टिल अगर हो सकता है, देखो इंसान हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक चल सकती है भाई, नंबर देखो मेरा भी कटता है ना, पर मुझे लग नहीं रहा है, मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। स्टिल मुझे कमेंट में आप कंफर्म करेंगे बेटा। चलो कह रहा है अगर 750 को 3 भागों में तोड़ दे, 4/5/6, ये तो कॉन्टिन्यूस रेशियो का बन गया, चलो कोई नहीं, अच्छा है। कह रहा है बताओ उसका आंसर क्या होगा। 750 को 3 भागों में तोड़ना है, ठीक है, मान लो x y और z, ठीक है, 3 भागों में तोड़ दिया। तो पहली कॉमन सेंस ये बोलता है कि भाई अगर 3 भागों में तोड़ा है तो इन तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 750। और मैंने कॉन्टिन्यूड रेशियो हो चाहे कोई भी रेशियो, हमने एक चीज समझाई है, इसका मतलब क्या है, पहली टर्म 4 इंटू मान लो कोई कांस्टेंट k है, दूसरी टर्म 5 इंटू कोई सम कांस्टेंट k है, ठीक है, तो मतलब x क्या है 4k है, y क्या है मेरा 5k है, और z क्या है मेरा 6k है। तो हम इसको ऐसा ट्रीट करेंगे, ठीक है, कह रहे अपने आप सॉल्व हो गया। तो 15k मेरा किसके इक्वल हो गया, ये 750, के की वैल्यू 50 आ गई है। के अगर 50 है तो मेरे टर्म्स क्या हो गए, 4 इंटू 50, 5 इंटू 50, और 60 इंटू 6 इंटू 50, 200, 250 और 300, 200, 250 और 300, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, 3 लोगों की एज का सम 150 ईयर है। 10 साल पहले उनकी एज 7/8/9 में थी। पिछले वाले क्वेश्चन को शॉर्टकट से ट्राई करके बताना मुझे। 10 साल पहले उनकी एज कितनी थी, 7/8/9। तो आज उनकी एज कितनी है। सेम क्वेश्चन पिछले टाइप का है, बट थोड़ा सा डिफरेंस। हमने बोला गया भैया 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है, तीनों का एज का सम
आज जो है वो 150 है। यस, 10 साल पहले उनकी एज किस रेशियो में थी? ठीक है, 10 साल पहले, 10 साल पहले एक्स की एज एक्स में से 10 कम हो जाएगी, वाई की एज वाई में से 10 कम हो जाएगी, और जेड की एज 10 में से कम हो जाएगी। इन तीनों का रेशियो मुझे 7:8:9 है। तो अगर ये 7:8:9 मैं मानूंगा, ये 7 के मान लो, के का मल्टीप्लाई ना, ये 8 के मान लो और ये 9 के मान लो। तो यहां से x की वैल्यू 7k + 10। देखो कॉमन सेंस, मतलब ये कर लिया ना जो ब्लू वाला पार्ट किया है, फिर उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है बेटा बस। y हो गया 8k + 10 और ये हो गया मेरा z 9k + 10। कह रहा पुट कर डालो इसको, पुट कर दिया यहाँ पर। या पुट करना क्या, सम करना है इसका, है ना। दैट इज 7k + 10 + 8k + 10 प्लस में 9k + 10 इज इक्वल टू 150। ठीक है, 7 + 8 15, 15 + 9 24 के प्लस का 30 उधर चला जाएगा तो 150 में से माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू 120/24 विच इज इक्वल टू 5। सो यहां पर क्या हो गया, 7 × 5 + 10 45, 8 × 5 + 10 50, 9 × 5 + 10 विच इज अगेन 55। तो आंसर क्या हो गया, 45, 50 और 55। डन है? यस सर। चलो, कह रहे नंबर 14, 16, 35 और 42 प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है, द फोर्थ टर्म विच दे विल बी द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन। ओ क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज का बस, है ना। कह रहे भाई 14, 16, 35 और हमारा 42, कह रहे प्रपोर्शन में नहीं है। अच्छा नहीं है, कह रहे कौन सी गलत है ये बता दिया, मजा आ गया, है ना। कौन सी गलत है, कह रहे ये गलत है। कह रहे इसके जगह x होता तो ये x की वैल्यू क्या होता है जिससे प्रपोर्शन में आ जाते हैं। तो मतलब कह रहा है भाई प्रपोर्शन में आ जाते तो मतलब पहली दोनों टर्म का रेशियो दूसरी दोनों टर्म के रेशियो के बराबर हो जाता, ये होता ना। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई करें इसको थोड़ा। यहां से ये गया 2 पे, 7 पे और ये गया 8 पे। तो दैट मीन 7/8 इज इक्वल टू 35/x। अब x को इधर ले आता हूं, 8 को उधर, 7 को उधर, तो x इधर आ गया, 8 इधर मल्टीप्लाई में चला गया और 7 डिवाइड में। देखो मतलब कैसे जाता है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, ये 5 पे जाएगा तो x की वैल्यू 40 होगी। तो हमारा इसका क्या होगा, ये प्रपोर्शन में आ जाएंगे। मतलब 42 की जगह अगर ये 40 होता तो ये प्रपोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ a/b इज इक्वल टू c/d इंप्लाई करता है a + b बाय a - b इज इक्वल टू c + d बाय c - d। तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बताओ ये प्रोसेस क्या है। अगर बोल रहा है कि भैया a/b हमारा c/d के इक्वल है, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि a + b बाय a - b हमारा c + d बाय c - d। अभी बताया क्या प्रोसेस होगी, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सारे आईसीआई के क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सारे आईसीआई के क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, अगर 2 नंबर्स है इन रेशियो 3:4 और 6 ऐड करता हूं टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो, तो नया रेशियो 4:5 बनता है। तो बताओ ये क्या, देखो ये प्रोपोर्शन और रेशियो दोनों में बनता है, क्योंकि यहां से जब नया रेशियो दूसरे नए रेशियो के इक्वल हो गया तो भैया वो प्रोपोर्शन ही तो है। व्हेन रेशियोज आर इक्वल दैट इज प्रोपोर्शन। तुमने रेशियो में भी देख लिया, उसको प्रोपोर्शन में, दोनों एक्सरसाइज में डाल रखा है इसने, इंटर रिलेटेड है, तभी इसको एक साथ कराता हूं मैं। ठीक है, अगर बोल रहा है कि भैया 2 नंबर है रेशियो में 3:4 के, अगर 6 ऐड कर दूं टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो तो नया रेशियो हमारा 4:5 बन जाता है। तो नंबर्स क्या होंगे, ठीक है बताओ। अगर मान लो हमारा 2 नंबर 3:4 है, वो किया ऐसा क्वेश्चन, मान लो ये 3 के हो गया और ये 4 के हो गया, दोनों में कह रहा है 6 ऐड कर दूं, अभी सब्ट्रैक्ट वाला कराया था, है ना। अब ये कह रहा है नया रेशियो ये 4/5 बन गया, ये बोल रहा है ना। अगर 3:4 है तो हमने बोला टर्म 3 के और 4 के, दोनों में बोला 6 ऐड कर दो, ठीक है, तो हमारा नया रेशियो 4:5 बन जाता है। यस, या तो सॉल्व कर लो या ठीक है चेक करो कि क्या ये 3:4 में है, नो सर। क्या ये 3:4 में है, नो सर, ये है 3:4 में। अब इसमें अगर मैं दोनों में 6 ऐड कर दूं
है ना। अगर मैं दोनों में 6 ऐड कर दूं तो क्या ये मेरा 4:5 बन रहा है? यस है ना, दोनों 6 के टेबल पे आ रहा है, 4:5 बन रहा है। तो आंसर मिल गया मुझे ऑप्शन से, क्योंकि देखो ना ये 3:4 में है ना ये 3:4 में है। भाई ये भी नहीं है ना 3:4 में, ये तो क्या है 7/10 है, 7:10 हो गया, ये तो कुछ प्राइम नंबर ही है, तो 17:19 ही रहेगा। तो आंसर या तो सी होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो हमने बोला एक काम करते हैं, इसके जगह पे 3 के जगह 18 है ना, क्योंकि ये 3 रेशियो वाला था पार्ट और ये था, पुट करके देख लिया तो ये बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, होमवर्क, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू निकालो और फिर चेक करो टर्म्स 3K और 4K क्या बनती है। क्या ये मेरा 18 और 24 आ रहा है? आपको मुझे कंफर्म करना है क्या के की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कह रहा अगर A/B 4/1 है तो मतलब A/B मेरा 4/1 है, ये एग्जाम में भी आया क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई B/A क्या हो जाएगा? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या बोलता है, कह रहा है इसका उल्टा भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ कर देना बस। तो कह रहा है पुट कर दो, आंसर आ गया। तो A/B की जगह में हमने पुट कर दिया कितना, 1/4 नहीं 4/1, हाँ, और यहां पर हमने पुट कर दिया 1/4। 4/1 मतलब कि √4, √4 क्या होता है 2 स्क्वायर का रूट, और ये क्या हो गया मेरा 1/2 का स्क्वायर का रूट है ना। यस दैट इज स्क्वायर से स्क्वायर कटा, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो दैट इज 2 + 1/2 विच इज 5/2। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सिंपल क्वेश्चन। चलो आखिरी क्वेश्चन इस कंसेप्ट के रिवीजन का। ठीक है, चलो थोड़ा लंबे वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं यार। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहे इसको के पुट कर देना, मैंने अभी सिखाया, वैसे ही बहुत लंबा बनता है बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा साहब, इतना सा सहन करना पड़ेगा। तो अब x क्या हो जाएगा, k इंटू दिस, तो x क्या हो गया मेरा b + c - a इंटू के। ये लंबा क्वेश्चन है, मैं जान करके डाला फिर भी। y क्या बन जाएगा मेरा c + a - b इंटू के। z क्या बन जाएगा मेरा a + b - c इंटू के। थोड़ा लंबा है बट क्या करे यार, सहन करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की जगह पुट करना है इसको, तो एक्स की जगह पुट किया तो b - c के साथ में b + c - a इंटू के। वाई की जगह पर, ठीक है इसमें सॉल्व कर रहे हैं, c - a के साथ c + a - b इंटू के, प्लस में z की जगह पर ये तो a - b इंटू a + b - c इंटू के। तो यहां से b - c इससे मल्टीप्लाई होगा तो b - c इंटू b + c, देखो इसको मैं अलग कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई अलग कर दिया, और b - c को इससे मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, और हर एक चीज k से मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, ये पहला, अभी अब देखो सिंप्लीफाई होता जा रहा है। ठीक है, ओके नाउ अभी देखते हैं ना कॉमन सेंस से यहीं से आंसर आता है। ठीक है, नाउ सेकंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं, ये वाला सेम तरीके से, ये इससे मल्टीप्लाई किया, c - a इंटू c + a कर दूं पहला मैं, इसको अलग कर दिया। ठीक है, और साथ में मेरा c - a b से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये पूरा k से मल्टीप्लाई है। आंसर आ चुका था, देखो कैसे सर, a - b सेम तरीके से हमारा इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो a - b हमारा a + b से अलग मल्टीप्लाई, और हमारा -c जो है वो a - b से अलग मल्टीप्लाई, और ये सारा केस है। अब मुझे आंसर साफ साफ दिख रहा है, अगर ये सारों का सम 0 ना हुआ तो आंसर के में आएगा। भाई अगर यहाँ पे मान लो 1 2 3 या ABC कुछ भी बचेगा, आंसर के में आएगा। तो इस ऑप्शन की जगह मुझे दिख रहा है भाई या तो आंसर शून्य हो सकता है एडिशन पे, क्योंकि के एलिमिनेट नहीं होगा, या नन ऑफ दीज होगा अगर के में आंसर बनाना है तो आंसर 99% चांसेस ये है, क्योंकि के तो मैंने एज्यूम किया, उसको गायब तो करना पड़ेगा। कह रहा गायब हो ही नहीं सकता अगर वो अंदर वाले टर्म 0 ना बने, तो आंसर बी होगा। ठीक है, स्टिल सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, ये b² - c² है ना, a - b इंटू a + b। सिमिलरली अगला टर्म ये c² - a² है, और ये वाला टर्म हमारा a² - b² है, और k सब में आ रहा है तो k को मैं सब में बाहर ले जाऊंगा, k को मैं सब में बाहर ले जाऊंगा। ठीक है ना, अब यहां पर -(ab)
प्लस ऑफ ए सी हो जाएगा, है ना, माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए सी, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी और प्लस बी सी, और इस सब के आगे में के पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, बी स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, सी स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, माइनस प्लस से कट गया, माइनस बी सी प्लस बी सी से, माइनस ए सी प्लस ए सी से, ये इससे ना क्या बोला था, 0 इंटू के बचेगा विच इज 0। तो आंसर कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है 0। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा सा पुट करके, थोड़ा सा देखो यहाँ तक पुट करके मुझे समझ में आ जाएगा, और नया क्वेश्चन भी होता ना तब भी ऐसे ही बनता, ठीक है। क्लियर है भाई। सो थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो हो जाएगा, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यस, इसमें जो आखिरी क्वेश्चन कराया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एडिशनल एक्सरसाइज में, वो वाले क्वेश्चन भैया एग्जाम में आ भी गए ना तो उसको आखिरी में अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। पहली बात तो वैसा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 10% भी नहीं है, अगर इनकेस आ भी गया तब भी मैं बोलूं उसको आखिरी में अटेम्प्ट करना, पहले करना भी नहीं है, लंबे क्वेश्चन है। यस, सो इसी के साथ हमारा रेशियो और प्रपोर्शन का रिवीजन होता है खत्म। आगे अगली क्लास में और रिवीजन करेंगे वैसे ही जैसे अभी किया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलेंगे, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, चलते हैं।